नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मानसून सत्र शुरू हुआ था, एक ही दिन बीता था। शाम होते होते उपराष्ट्रपति का स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया जाना देश में एक बड़ी सुर्खी बन गया। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर जैसे ही आती है, तुरंत कयास लगाए जाने शुरू होते हैं कि उनकी तबीयत को ऐसा क्या हो गया जो दिन भर की बैठकों में दिखाई नहीं दिया। संसद सत्र में 3 सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र, बजट, मानसून और विंटर। ऐसे में मानसून सत्र के अंदर सदन का पहला दिन और पहले दिन की कार्यवाही खत्म होने के बाद रात होते होते लगभग 9 बजे के आसपास एक आदेश पत्र, और उसमें लिखा होता है, या फिर अपनी तरफ से त्याग पत्र, जिसमें लिखा होता है कि संविधान के इस आर्टिकल के तहत मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। यह खबर जैसे ही आती है, हेडलाइन तो बनना स्वाभाविक है, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक आप ऐसी खबर सुन लें जिस खबर की अपेक्षा ना की हो। यह खबर बहुत सारे प्रश्न खड़े कर देती है। सबसे पहला प्रश्न होता है, ऐसी कौन सी बीमारी आ गई जिसके बारे में अब तक जानकारी नहीं थी। लोग पुराना मेडिकल हिस्ट्री निकाल कर लाए कि आप मार्च में एडमिट हुए थे एम्स। उस समय डॉक्टर ने कहा था कि आपको रेस्ट करने की जरूरत है, लेकिन अगर ऐसा था तो मार्च में जब कहा था आपको, तो फिर अब आप जाकर के जुलाई में अपने पद से इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? या तो सदन सत्र शुरू होने से पहले ही दे दिए होते, या फिर अपने लिए प्रॉपर फेयरवेल प्लान कर लिए होते। मिड में चलते ही ऐसा क्या हुआ कि सेशन शुरू हुआ, शाम को आप इस्तीफा दे देते हो? प्रश्न खड़े होने शुरू होते हैं। प्रश्न में सबसे ज्यादा प्रश्न विपक्ष करता है। अचानक विपक्ष जगदीप धनखड़ का इतना हमदर्द हो जाता है जैसे सत्ता पक्ष नहीं अपितु विपक्ष ने ही चुनकर के उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया हो। विपक्ष के द्वारा इस तरह से हमदर्दी और प्रश्न और ट्वीट्स किए जाते हैं जिससे लगता है कि जगदीप धनखड़ बीजेपी से सांसद नहीं अपितु कांग्रेस से सांसद थे, या कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और कांग्रेस ने ही उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया हो। मतलब एक तरह से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने इनके इस्तीफे को पूरी तरह से अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया। आज हम उस प्रयास को भी समझेंगे। इस प्रयास को समझते हुए हम यह भी समझेंगे कि जगदीप धनखड़ के इस इस्तीफे के पीछे कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, और उन वीडियो में एक वीडियो जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कुछ लोग मेरे बारे में पूछते हैं कि मैं कब रिटायर होऊंगा, तो अगस्त 2027 में मैं रिटायर होऊंगा। और 2027 में अगर ईश्वरीय कृपा रही, मतलब भाई अगर बीमार हो गए तो क्या ही कर सकते हैं, या अपने पद से कब जाऊंगा, तो 2027 का इन्होंने जिक्र किया। आप भी इस वीडियो को सुन सकते हैं एक बार के लिए। माननीय अनंत कुमार जी, प्लीज you may retire. I will retire at the right time. इसी बीच में फिर इनका एक और वीडियो निकल कर आया, और उस वीडियो में था मल्लिकार्जुन खड़गे जी का डे 1 में। मल्लिकार्जुन खड़गे जी डे 1 में लोकसभा राज्यसभा के अंदर सभापति से कह रहे हैं, चेयरमैन से कह रहे हैं, सर ऐसे कैसे होगा, आप डर गए हैं सरकार से। तो अब ये कहते हुए पाए जाते हैं कि नहीं, मैं कोई डरा नहीं हूं, मैं किसान का बेटा डरा नहीं हूं। आप इस डिबेट को एक बार के लिए सुन सकते हैं। What is the use of consideration? साहब, आप सरकार से इतना डर गए हैं तो कैसा होगा? आप हमको प्रोटेक्शन करना चाहिए, प्रोटेक्शन। Honorable members, this part of assertion will be deleted. क्यों? भारत का किसान और उसका बेटा किसी से नहीं डरता। किसी भी परिस्थिति में नहीं डरता। फिर आप चलाइए व्हिप। नहीं, ये निर्णय तो मैं पहले ले चुका हूं। You had the occasion to make a reference about it while the deputy chairperson was in the chair, and deputy chairperson has taken a stand. It was being reiterated. Please. उपराष्ट्रपति का अपने पद से इस्तीफा, यह कहते हुए कि मैं संवैधानिक तरीके से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं, तो बड़ा सवाल बनता है कि क्या हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के पद के इस्तीफे, उनके निर्वाचन, उनके कार्य,
उनके दायित्वों के बारे में लिखा है? जी हां, संविधान में जिस तरह से सारी चीजें मेंशन है, इस पर हमने प्रॉपर अपने कोर्स में डिटेल से दिया हुआ है। हमारी जो संविधान पर पुस्तक आती है भारतीय राज्य व्यवस्था पर, आप उसमें इसे पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे द्वारा आप लोगों के लिए कोर्सेज उपलब्ध कराए गए हैं अपनी पाठशाला पर, जहां मेरा कोर्स कंप्लीट जीएस फाउंडेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और मेरे हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ही नॉमिनल प्राइस में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनका प्राइस ये है, लेकिन ये मानसून ऑफर के तहत उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी तरह स्टॉक मार्केट की बेसिक सीखनी हो या म्यूचुअल फंड्स की, इनके लिए भी हमारे द्वारा बातें बाजार की पर ऑफर लागू कर दिया गया है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। साथियों, अब एक एक करके हम इस विषय वस्तु को आगे लेकर समझने का प्रयास करते हैं, पूरे घटनाक्रम को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या आज से पहले किसी और भी उपराष्ट्रपति ने अपने पद से ऐसे इस्तीफा दिया था? क्या किसी उपराष्ट्रपति के ऊपर इस तरह का दबाव बनाया जा सकता है? अगर उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा ना दे तो क्या हो सकता है? और आज जब हम जगदीप धनखड़ जी की बात कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ऐसी कौन सी बात है जिसके चलते यह कहा जा रहा है कि इस्तीफा होना नहीं था, करवाया गया है? तो आइए एक एक करके विस्तार से पहले थोड़ा बेसिक समझेंगे और फिर उन कारणों पर लेकर चलेंगे जिनसे ये प्रश्न बड़े हो रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहली बात जो आज के ताजा अपडेट में है वो ये कि उपराष्ट्रपति अपने पद से जब इस्तीफा देते हैं तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इन्होंने अपनी तरफ से अपना इस्तीफा सौंपा, सौंपा तो उन्होंने इन्हें स्वीकार कर लिया। तो इस्तीफा मंजूर हो गया का मतलब है कि अब जगदीप धनखड़ जी यहां से आगे पूर्व उपराष्ट्रपति कहलाएंगे। अब यहां से आगे वो सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे, अर्थात आज की जो कार्यवाही है उसमें उपराष्ट्रपति नहीं होंगे। आप 14वें उपराष्ट्रपति थे देश के। टेक्निकली आपको 10 अगस्त 2027 तक पद पर रहना था, लेकिन आपने अपने पद से इस्तीफा स्वास्थ्य कारण बताते हुए कि मैं अस्वस्थ हूं इसलिए अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। एज आई लीव दिस एस्टीम्ड ऑफिस आई एम विल द प्राइड ऑफ द भारत ग्लोबल राइज एंड फेनोमिनल अचीवमेंट, शुभकामनाएं देते हुए अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहा कि सांसदों से मिला स्नेह, विश्वास और अपनापन, भारत की प्रगति का साक्षी बनना इनके लिए गर्व की बात है। ऐसा कहते हुए जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जगदीप धनखड़ जी का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आप जान लीजिए। आप राजस्थान में झुंझुनू जिले के अंदर किठाना गांव के अंदर रहने वाले थे। आपका जन्म राजस्थान में ही हुआ। सरकारी विद्यालय से आपने कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई की। इसके बाद में 1962 में चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में आपने दाखिला लिया। जयपुर के महाराजा कॉलेज से आपने बीएससी की पढ़ाई की, जिसमें आपने फिजिक्स ऑनर्स की पढ़ाई की। राजस्थान विश्वविद्यालय से आपने एलएलबी की पढ़ाई की। फिर राजस्थान बार काउंसिल के आप सदस्य बने और 1990 में राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में इन्हें नामित किया। 1990 से ही सुप्रीम कोर्ट में भी आप वकालत करते रहे। राजनीतिक कैरियर की बात हो तो इनकी राजनीति 1989 में जनता दल के टिकट, जो कि भाजपा के समर्थन पर था, झुंझुनू लोकसभा चुनाव जीत करके आप शुरू किए अपना कार्यकाल। 1990-91 में आप केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किए। जनता दल के विभाजन के बाद 1991 में आप कांग्रेस में शामिल हुए। फिर अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 1993 से 98 के बीच में किशनगढ़ विधानसभा चुनाव को जीत करके विधायक बने। 2003 में धनखड़ जी ने बीजेपी वापस ज्वाइन करी। लोकसभा और विधानसभा के अपने कार्यकाल में वे कई प्रमुख संसदीय समितियों में रहे। 2008 में विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के प्रचार समिति में रहे। 2016 में भाजपा के विधि और कानूनी मामला के विभाग का नेतृत्व किया। 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए और 2022 में 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। ये शपथ के दौरान की तस्वीरें हैं जिन्हें आप यहां पर देख रहे हैं। वर्ष 2022 अगस्त 11 जगदीप धनखड़ जी ने 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कार्यकाल जब बीच में छोड़कर के इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया तो उन उपराष्ट्रपतियों की चर्चा होने लगी जिन्होंने इसी तरह अपने पद से इस्तीफे दिए हों। तो भारत में अब तक 3 उपराष्ट्रपति ऐसे रहे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। उनमें से एक वीवी गिरी रहे जिन्होंने अपने पद को छोड़ा और उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कंटेस्ट किया और उपराष्ट्रपति के बाद वो राष्ट्रपति बन भी गए। तो आपने 2 साल ही सर्व किया और उसके बाद राष्ट्रपति बने। ये वो दौर था जिसके बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इसके पीछे की अपनी एक कहानी है, कभी इस कहानी को अलग से सुनाएंगे कि कैसे एक पद के लिए कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इसके बाद में दूसरे उपराष्ट्रपति रहे रामास्वामी वेंकटरमन। आपने भी 3 साल भी उपराष्ट्रपति पद पर सर्व किया। आप भी पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति बने थे। आप राष्ट्रपति पद के लिए कंटेस्ट किए थे। अब तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ जी का नाम शामिल होगा, जिन्होंने 3 साल ही इस पद को संभाला है। ठीक है, हमारे देश में जब उपराष्ट्रपति की बात होती है तो यह एक संवैधानिक पद है
और संविधान में आर्टिकल 63 में यह मेंशन है कि द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 63 के बाद जो 67 नंबर आर्टिकल है उसमें इनके टर्म्स हैं कि आप 5 साल तक काम कर सकते हैं और काम करते समय आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। उपराष्ट्रपति को लेकर के आर्टिकल 67 कहता है कि आपका कार्यकाल 5 साल होगा, आप वाइस प्रेसिडेंट पद से कभी भी रिजाइन कर सकते हैं, आपको हटाने के लिए प्रॉपर एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा, अगर हटाना हुआ तो वो राज्यसभा से लाया जाएगा और वो बहुमत के साथ लाया जाएगा, उस पर राज्यसभा इफेक्टिव मेजॉरिटी से वोट देगी, लेकिन लोकसभा को अपने से केवल सहमति देनी होगी। इसके बाद 14 दिन का आपको नोटिस दिया जाएगा, तब आपको पद से हटाया जा सकता है। अर्थात 5 साल का जो कार्यकाल है उपराष्ट्रपति के पद का, उसके लिए आर्टिकल 67 में लिखा है और उसी में लिखा है कि आपको पद से कैसे हटाया जा सकता है। यहां पर चूंकि अभी आपको जानने की जिज्ञासा है कि इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको जानकारी यह भी दे दूं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्योंकि हालांकि ये हमने सारा कंटेंट पढ़ा भी रखा होता है, कई बार अन्य सेशंस में भी बताया होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए। वो ये है कि उपराष्ट्रपति के पद पर जब चुनाव के लिए आप कंटेस्ट करते हैं तो कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जो आपके लिए लागू होती हैं। वो ये कि आपको कम से कम 20 सांसद प्रस्तावक के रूप में मिले हों और वो आपको संसद सदस्यों के समर्थन के रूप में आपके साथ करें कि सब मैं नॉमिनेट करता हूं इनको कि ये चुनाव लड़ सकते हैं, मेरे बिहाफ पर आप उपराष्ट्रपति के कंटेस्टेंट हो सकते हैं। दूसरा एक और उपराष्ट्रपति के लिए कंडीशन होती है कि वो 35 साल की उम्र पूरे कर चुके हों और राज्यसभा के सांसद चुने जाने लायक उनकी योग्यता रहती हो। साथ में वो संघ अथवा राज्य क्षेत्र के अंदर वोटर लिस्ट में अपना कहीं नाम रखते हों और अगर किसी सदन के वो सदस्य हैं, चाहे विधानसभा के हों या संसद के हों, तो उन्हें अपने पद से चुनने के बाद इस्तीफा देना होता है। इसके अंदर जब वोट डलते हैं तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही अपने सांसदों से वोट करवाती हैं और वोट करने के बाद में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जान लेना कि जो नामित सांसद होते हैं वो इनके इलेक्शन में वोट देते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, बैलेट पेपर से मतदान होता है, जिसे ज्यादा मत मिलते हैं, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल है तो डेट मीन्स 50% से ऊपर जब मत मिल जाते हैं तो ये उपराष्ट्रपति के रूप में चुन लिए जाते हैं। ठीक है, 5 साल का कार्यकाल होता है। आप राज्यसभा के सांसद नहीं होते हैं, राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी है। उपराष्ट्रपति का असल काम राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करना भी होता है। यदि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति के पद का इस्तीफा हो जाए या राष्ट्रपति को कुछ ऐसी असामयिक घटना का सामना करना पड़े तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर 6 साल तक रह सकता है। वो उस दौरान राज्यसभा के अपने सभापति के दायित्व का निर्वहन नहीं करता। उस समय राज्यसभा में चेयरमैन से जो नीचे वाला व्यक्ति है, उप चेयरमैन जो है, वो उस उप सभापति के पद का निर्वहन करता है। ये कुछ इनसे जुड़े हुए तथ्य हैं जो कि जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं। खैर, अब आगे आते हैं और हमने आपको यह जानकारी दी, उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो प्रश्न बनता है कि ऐसा क्या हुआ कि ये अपने पद से इस्तीफा देते हैं। सबसे पहली जो चर्चा आई कि साहब उन्होंने खुद ही ने कहा है कि उनकी तबीयत खराब है तो मान क्यों नहीं लिया जाए। तो चलिए ये बात मान लेते हैं। 9 मार्च 2025 की रात को जगदीप धनखड़ जी को अचानक सीने में दर्द और बेचैनी के चलते एम्स में एडमिट कराया गया था। आपको वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव नारंग की देखरेख में भर्ती किया गया था। आपको 12 मार्च को छुट्टी दे दी गई थी। ये न्यूज भी बनी थी उस समय पर और प्रधानमंत्री तबियत पूछने भी गए थे। ये खबर उस समय की मीडिया में कवर हुई थी। डॉक्टरों ने इनसे कहा था कि आपको हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियक स्ट्रेस जैसी समस्याएं हैं तो बेहतर है कि आप रेस्ट करें। ऐसा करते हुए इनको सजेशन दिया गया। अब सवाल बड़ा यह है कि आपको कहा मार्च में गया था, मार्च के बाद से अब तक आपने इस्तीफा नहीं दिया। मानसून सत्र शुरू हुआ, अचानक डे 1 में क्या आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ गया जो आपने पद से इस्तीफा दे दिया, या कोई और कारण निकल कर आया? क्योंकि असल मायने में सारा खेला टाइमिंग का है। जिस तरह से सोमवार को यानी कि कल शाम 6 बजे तक धनखड़ ने सांसदों से, विपक्ष के सांसदों से मुलाकात की, खराब स्वास्थ्य का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। शाम 6 बजे तक वो सांसदों के साथ मुलाकात में थे और उसके बाद 3 घंटे बाद आप इस्तीफा दे देते हैं। तो अब कुल मिलाकर यहां से अटकलों का बाजार चलना शुरू होता है। कल मानसून सत्र का पहला दिन था। जब पहला दिन था तो पहले दिन की पहली प्राथमिकता क्या थी, अब वो सुनिए। देखिए, इस बार मानसून सत्र में बहुत सी चीजें डिस्कस होने वाली थी। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होना संभावित था। साथ ही साथ जस्टिस वर्मा का, जिनके घर में 15 करोड़, कथित 15 करोड़ कैश जलने की खबर बहुत ज्यादा चली थी, उन जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग आना था, इंपीचमेंट आना था। और वो इंपीचमेंट
जस्टिस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत आना था, जिसमें महाअभियोग लोकसभा अथवा राज्यसभा में से प्रस्ताव के रूप में पेश होना था। यदि लोकसभा से पेश होता तो 100 सांसदों की बैकिंग चाहिए थी, राज्यसभा से पेश होता तो 50 सांसदों की बैकिंग होती। जिस भी सदन से वो आता, उस सदन में अगर राज्यसभा से आया तो राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो 3 सदस्यों की कमेटी बनाएगा, और अगर लोकसभा से आता तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो 3 सदस्यों की कमेटी बनाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इतना सा जानिए, क्योंकि अब यहां से आगे ही सारा की सारा कलेश इसी बात पर है। जो मुख्य रीजन है उसमें जस्टिस वर्मा कैसे उपराष्ट्रपति का पद खा गए, अब आपको यह समझ में आने लगेगा। असल में जस्टिस वर्मा जो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जज थे, जिनके घर पर कैश मिला था, इनसे पद छोड़ने की कहा गया, इन्होंने पद नहीं छोड़ा। फिर चर्चा आई कि सरकार इनके खिलाफ मानसून सत्र में महाभियोग लाएगी, यानी खुद नहीं छोड़ सकते तो इनको हटाने के लिए संसद में कार्यवाही की जाएगी। तो यहां पर एमपी मतलब जो सांसद हैं वो इनके खिलाफ दोनों हाउसेज में से कहीं भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट का मोशन ला सकते थे। कल जैसे ही दिन शुरू हुआ, एक तस्वीर बाहर आती है, जिस तस्वीर में लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिड़ला जी, उनके पास में ये सांसद दिखाई देते हैं। ये सांसदों की संख्या 145 बताई जाती है, जो कि प्रस्ताव के लिए गए होते हैं ओम बिड़ला जी के पास कि लीजिए ओम बिड़ला जी, हम आपको साइन करके दे रहे हैं, 100 से अधिक सांसद हैं, हम चाहते हैं कि अब इनके खिलाफ जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या कोई जस्टिस या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या जस्टिस और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट डाल करके इनके खिलाफ जांच कमेटी बिठाई जाए और उस जांच की सिफारिश के ऊपर फिर महाअभियोग का प्रस्ताव चलाया जाए। तो यह कहानी कहां हुई? लोकसभा की एक तस्वीर से निकलकर आई। अब आप पूछेंगे एक बात बताइए, ओम बिड़ला जी भी बीजेपी से सांसद थे और धनखड़ साहब भी बीजेपी के ही उम्मीदवार थे जब उपराष्ट्रपति बनाए गए थे। दोनों ही सदन में इनका बहुमत है। तो ऐसे में ओम बिड़ला के पास में अगर जाएं या फिर जगदीप धनखड़ के पास में सांसद जाएं, गड़बड़ क्या है? मतलब कहीं पर भी चले जाइए, अल्टीमेटली आ तो इंपीचमेंट ही रहा है ना। अगर लोकसभा से आ रहा है तो भी इंपीचमेंट और राज्यसभा से आ रहा है तो भी इंपीचमेंट। अब यहीं पर सारा खेला है। खेला क्या है अब उसको समझते चलिए। यह तस्वीर आप सबने देखी कि लोकसभा में ऐसा खेला हो चुका है। अब इसी समय पर देखिए कि राज्यसभा में क्या होता है। राज्यसभा में भी एक प्रस्ताव इंपीचमेंट का आ जाता है इनके सामने, और इनके सामने प्रस्तुत किया जाता है कि सर यह प्रस्ताव आ गया है, अब आप उनके खिलाफ हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। मतलब सामंजस्य की सीधी सीधी एक जबरदस्त कमी यहां पर ऑब्जर्व हुई। कमी क्या थी? पकड़िएगा। ओम बिड़ला जी भी बीजेपी से, कांग्रेस के मतलब, और ये जो जगदीप धनखड़ जी हैं ये भी बीजेपी के ही उम्मीदवार थे जब उपराष्ट्रपति थे। कहते हैं कि ये दोनों ही पद फिलहाल किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन आप इनका जो भी पिछला जो बैकग्राउंड है उससे आप फिलहाल के अंदाजे में जा सकते हैं। ऐसे में आपके पास भी प्रस्ताव आ रहा है और लोकसभा में भी प्रस्ताव आ रहा है। प्रस्ताव दोनों में से किसी भी हाउस में जा सकता है, लेकिन दोनों हाउसेज में से जहां प्रस्ताव स्वीकार हो गया या पहले पहुंच गया, वहीं पर ही कमेटी बनेगी और वो सबसे पहले जांच करेगी। तो आप पूछेंगे इसमें भी क्या बुराई है? अब आते हैं। असल में जो जस्टिस इंक्वायरी एक्ट 1968 है, जिसके तहत यह काम होना था, उस इंक्वायरी एक्ट में कमेटी बनाने का अधिकार चेयरमैन के पास हो या स्पीकर के पास हो। चेयरमैन के नाम पर जगदीप धनखड़ जी चाहते थे कि ये उन्हें मिले। अब इस कहानी को भी थोड़ा सा समझते हैं। असल मायने में ये इंक्वायरी एक्ट 1968 कहता है कि यदि आज प्रस्ताव लोकसभा में आया और अगले दिन राज्यसभा में आया, अगर 2 अलग अलग दिन पर आता है, तो पहले जिस सभा में आया होगा, रोज राज्यसभा या लोकसभा, जिस भी सदन में पहले प्रस्ताव आया होगा वहीं पर उसे स्वीकार किया जाएगा। यह तो नियम है। लेकिन अगर एक ही दिन दोनों जगह आ जाता है तो यह डिपेंड करता है कि कौन सा हाउस उसे आगे लेकर आगे बढ़ेगा। मतलब समझिएगा, अगर लोकसभा और राज्यसभा में कल ही के दिन वर्मा जी के खिलाफ प्रस्ताव ना आया होता तब तो कोई कलेश होता ही नहीं। एक ही दिन में दोनों जगह प्रस्ताव आ गया। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था, वहां पर ओम बिड़ला जी के पास 145 सांसद पहुंचे। राज्यसभा में जो प्रस्ताव लेकर गए लोग वो असल मायने में अपोजिशन के सांसद थे। अपोजिशन सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट का प्रस्ताव ये जो चेयरमैन साहब हैं इनके सामने रख दिया।
अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यह था कि जैसे ही सरकार को यह पता चला, सत्ता पक्ष को यह पता चला कि विपक्ष ने राज्यसभा में इंपीचमेंट मोशन लाया है और उस पर सत्ता पक्ष का कोई साइन नहीं है, तो जल्दबाजी में देर रात्रि बैठक बैठाई जाती है राजनाथ जी के घर पर। और उस समय राजनाथ सिंह जी के माध्यम से उन सांसदों को कहा जाता है कि आओ भाई, इस पर हस्ताक्षर करो, राज्यसभा के चेयरमैन के पास में यह पत्र जाना है। मतलब समझे आप, कुल मिलाकर के सांसदों की तरफ से बैकिंग जानी थी। 50 सांसद कर सकते हैं राज्यसभा में और 100 सांसद कर सकते हैं लोकसभा में। तो 50 का नंबर पहुंचाने के लिए मेजॉरिटी जो सांसद थे वो राज्यसभा के अंदर विपक्ष के थे और उसमें सत्ता पक्ष का कोई नहीं था। इसलिए सत्ता पक्ष ने आनन फानन में बैठक बुलाकर उस पर हस्ताक्षर मरवा के उसकी संख्या बढ़वाई। ठीक है साहब, अब इस कहानी में आपके दिमाग में एक प्रश्न है, इतनी सी बात पर कोई ईगो क्राइसिस थोड़ी होता है। अब इस कहानी के पीछे की कहानी पर चलते हैं। असल में आपको याद हो तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ हाथ धोकर पड़े हैं जगदीप धनखड़ साहब। क्यों पड़े हैं, अब इसको रिलेट करते हैं। देखिए, जगदीप धनखड़ साहब पहले वरिष्ठ अधिवक्ता वकील रह चुके हैं, जयपुर मतलब हमारे राजस्थान में रह चुके हैं और फिर वो दिल्ली में रह चुके हैं। ऐसे में वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह ऑब्जर्व किया कि भाई एक हाईकोर्ट के घर में, हाईकोर्ट जज के घर में, दिल्ली के अंदर जो जस्टिस वर्मा हैं उनके घर में 15 करोड़ रुपए जले हुए मिलते हैं। ये जब चीज मिलती है तो सवाल खड़े करती है दो बातें। पहला कि ये खबर भी 7 दिन बाद दुनिया में बाहर आती है। आप भी ये सोचने के लिए विवश होइए, जब ये बात इन्होंने उठाई, इतने बड़े पद के व्यक्ति ने उठाई, तब जाकर किसी को ये समझ में आई कि इस बात में कितनी गहराई है। गहराई कैसे? असल में घर के अंदर जब नोट जले हुए मिले तो नोट का जला मिलना वो भी 7 दिन बाद पता चलना, मतलब 15 करोड़ जल गए, ये न्यूज मीडिया में ही नहीं आई। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा आदमी था जिसने इस पूरी मीडिया की न्यूज को दबाया हुआ था, कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था। ये मैं नहीं कह रहा, जगदीप धनखड़ साहब ने अप्रैल में कहना शुरू कर दिया था। ये आप मई के अंदर का इनका वीडियो देख सकते हैं, मैं अभी चला सकता हूं। इन्होंने बार बार यही कहा कि 15 करोड़ के बाद में दूसरा सवाल यह है कि वो महानुभव कौन थे जिन्होंने इन्हें 15 करोड़ दिए थे। नंबर तीसरा, इस पूरी घटना को मार्च में हुए घटना हुई थी, महीना भर बीत गया, एफआईआर भी दर्ज नहीं करी गई। अर्थात जस्टिस वर्मा के घर में पैसे मिलते हैं, पुलिस में कोई शिकायत नहीं, साथ में कोई ये जानने का भी इच्छुक नहीं कि वो पैसे किसने दिए थे और वो किस काम के लिए पैसे दिए गए थे। आप जस्टिस वर्मा को तो टारगेट कर सकते हैं, लेकिन बिना जांच के आप ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा न्याय बर्बाद किया जा रहा था, न्यायपालिका को किस बात के लिए कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था। धनखड़ साहब जहां तहां मंच देखते यही बात उठाते हुए पाए जा रहे थे। इन्होंने इस एफआईआर ना होने पर भी अप्रैल 17 को भी एक बात बड़ा उठाई थी, फिर इन्होंने 19 मई में भी यह बात कही और कहा कि पूरा देश जानना चाहता है कि 14-15 तारीख मार्च के दिन यह घटना घटती है। हम सुप्रीम कोर्ट के लिए कहते हैं यतो धर्म ततो जय, सत्यमेव जयते। यह कैसा है जब न्यायपालिका की इंटीग्रिटी पर ऐसे सवाल आम आदमी उठा रहा हो। ये इस मसले को जून में भी उठाते हैं। आप देखिएगा, मार्च की घटना अप्रैल में इन्होंने उठाई, मई में इन्होंने उठाई, जून में इन्होंने उठाई, और हर जगह एक ही बात कि एक बात बताइए, ये किसी जज के घर में पैसे मिले, दो बड़े प्रश्न, पैसे मिल रहे हैं तो ये भाई पैसे किसके थे ये कौन बताएगा, क्योंकि एफआईआर तो हुई नहीं। दूसरा, आपको 7 दिन बाद क्यों पता चला, उस समय पता क्यों नहीं चला, नंबर दूसरा। नंबर तीसरा, जस्टिस वर्मा इस्तीफा नहीं दिए और कोई उनके खिलाफ जांच नहीं बिठाया, एफआईआर होती नहीं है, तो न्यायपालिका पर आम आदमी विश्वास कैसे रखे। कुल मिलाकर के सारी बातें अपनी जगह थी, लेकिन इनका जो प्रश्न था, ये पैसा किसका था, वो कौन ऐसा प्रभावशाली आदमी था जिस समय यह कहा जाता हो कि मीडिया पर तो पूरा कंट्रोल सरकार का है, ऐसे में सरकार से बढ़कर कौन था जिसने उस न्यूज को दबा दिया था जो 7 दिन तक बाहर नहीं निकली। आफ्टर ऑल वो व्यक्ति कौन था, यह बात इन्होंने मल्टीपल टाइम उठाई। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यह था कि सीधा सीधा कह चुके थे कि न्यायपालिका में इंपीचमेंट आएगा। मतलब जिस व्यक्ति ने पूरा मुद्दा उठाया हो वो इस उद्देश्य के लिए कि बेटा तुम आओ हमारे हाउस में, तब तुम्हारे खिलाफ इंपीचमेंट आएगा। अब आप उस समय पर जगदीप धनखड़ साहब जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, आपने अचानक लोकसभा में उस प्रस्ताव को रख दिया, राज्यसभा में वो प्रस्ताव नहीं आया।
राज्यसभा और लोकसभा की टाइमिंग में अंतर था। अब इस कहानी के पीछे का कलेश भी जानिए। जगदीप धनखड़ साहब आफ्टर ऑल चाह क्या रहे थे? वो चाह रहे थे जो जांच कमेटी बैठे उसमें उनका इंटरफेरेंस हो। सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा, हाई कोर्ट का जज कौन होगा और एमिनेंट जूरिस्ट कौन होगा, ये तय करें, क्योंकि बाकी तो फिर वोट का काम है। लेकिन उससे पहले जांच में निकल करके तो आए कि पैसा है किसका। ये कहानी ये चाह रहे थे। अब एक और कहानी यहां चलाई जा रही है, और वो क्या है? असल में हाईकोर्ट इलाहाबाद के अंदर एक शेखर यादव नाम से जज साहब और हैं। उन्होंने मुसलमानों पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, एक शब्द का विशेष प्रयोग किया था। कांग्रेस का कहा जा रहा है कि वो आपके माध्यम से उन शेखर यादव के खिलाफ भी इंपीचमेंट का प्रस्ताव लाना चाहती थी। हालांकि यह बात अभी मीडिया में नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक बार यह जस्टिस वर्मा वाला प्रस्ताव आता, पीछे से वो प्रस्ताव भी डाल दिया जाता। खैर, चूंकि उसके बारे में अभी कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं है, इसलिए अभी के लिए उसे छोड़ते हैं, जस्टिस वर्मा पर ही फोकस करते हैं। तो जस्टिस वर्मा का जो मामला है उससे आप बेहद आहत हुए। अब आप कहेंगे कि अचानक कैसे आहत हो सकता है आदमी इतनी सी बात पर, इतना बड़ा पद है, इतना। अब इसके पीछे की कहानी सुनते हैं साहब। कहानी कुछ इस तरह से है कि ये पूरी की पूरी जो कहानी गढ़ी जा रही थी, इस कहानी में कांग्रेस के जो सांसद थे वो लगातार राज्यसभा के इन स्पीकर महोदय यानी कि जो चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़ जी, इनके संपर्क में थे। शाम 6 बजे तक संपर्क में थे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, और वो क्या है? असल में होता क्या है ना कि जब भी सदन चल रहा होता है तो एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसकी बैठक बुलाई जाती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जब बैठक बुलाई जाती है तो उसमें यह तय होता है कि कौन सा काम कब होगा, क्या होगा। उसमें संसदीय कार्य मंत्री को भी बुलाया जाता है, उसमें सदन के नेता को, विपक्ष के नेता को, चेयरमैन साहब को बुलाया जाता है। तो कल क्या हुआ कि एक बैठक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बुलाई गई। यह बात जयराम रमेश जी ने उठाई और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि साहब कल मीटिंग शुरू हुई राज्यसभा के अंदर कार्य मंत्रणा समिति की, यानी कि बीएसी जो है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की। उस बैठक के अंदर जेपी नड्डा जी और जो किरण रिजिजू हैं, ये दोनों सब सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर चर्चा के बाद यह तय हुआ कि यह बैठक अब शाम 4:30 बजे होगी। शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में फिर से यह बैठक होनी थी, लेकिन उसी समय पर नड्डा जी और रिजिजू साहब दोनों ही एब्सेंट हो जाते हैं। दोनों इस मीटिंग में नहीं आते। उपराष्ट्रपति मीटिंग ले रहे हैं और दो नेता वहां पहुंचे नहीं, और ना ही इसकी कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है और कहा जाता है कि सर इस मीटिंग को टाल दीजिए। यह मीटिंग टाल दी जाती है अगले दिन के लिए, यानी कि अगले दिन बोले तो आज की दोपहर 1 बजे के लिए। ऐसे में दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच में क्या क्या हुआ? उधर की तरफ लोकसभा के अंदर वो जस्टिस वर्मा का इंपीचमेंट का जो कागज है, जिस पर प्रस्तावक के रूप में सांसदों को साइन करने थे, वो ओम बिरला जी के पास पहुंच चुके थे। नड्डा साहब और जो किरण रिजिजू जी हैं, वो दोनों की दोनों इस मीटिंग में आए नहीं। धनखड़ साहब इस बात से कि भाई ये अल्टीमेटली मेरी बैठक है, इसमें कोई नहीं आ रहा है, कहा जा रहा है कि उसके बाद तक शाम को सब सही चल रहा था, लेकिन इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रश्न क्यों उठे? प्रश्न उठना इसलिए शुरू हुआ कि यह पूरी तरह से कुछ ऐसी स्थिति थी जिसमें टकराव दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए, विपक्ष का काम है, विपक्ष अब एक एक करके वो सारी चीजें निकाल कर लाएगा जिसमें से उन्हें लगता है कि हां यहां पर पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है। वो कैसे? देखिए, विपक्ष वो है जिसने कभी जगदीप धनखड़ जी का मतलब मजाक बनाया था। अभी पिछले ही साल की बात है, अगर आपको याद हो, तो जब सांसदों को संसद से यानी कि सदन से जगदीप धनखड़ साहब ने बाहर निकाल दिया था, तो यही वो विपक्ष था जिसने इनकी एक्टिंग की थी, और इस बात पर राहुल गांधी जी हंसते हुए दिखाई दिए थे, जिस पर भी धनखड़ साहब काफी ज्यादा नाराज हुए थे। तो ऐसे में राजनीति है, राजनेता अपनी अपनी कर रहे हैं। फिलहाल हमारी चर्चा धनखड़ साहब पर ही फोकस है कि ये चल क्या रहा है। तो एक तो ये मसला कि जस्टिस वर्मा का मामला धनखड़ साहब लीड कर रहे थे, उन्हें करने नहीं दिया जा रहा था। यह पहला रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या था, अब उस पर चलते हैं। हो क्या रहा था कि इस समय पर किसानों का जो मसला था, आपको याद होगा, अमेरिका लगातार भारत के अंदर जीएम फसलें बेचने का प्रयास कर रहा है, मांसाहारी दूध भेजने का प्रयास कर रहा है। हम उन चीजों पर लगातार कहे जा रहे हैं कि ये होने नहीं देंगे। भारत में किसानों के लिए एक लीडर के रूप में आप इन दिनों दिखाई दे रहे थे। हालांकि किसान संघ भी इनसे ज्यादा खुश नहीं रहते, क्योंकि आप सत्ता पक्ष के साथ सुनाई देते हैं। ऐसे में फिर भी ये अपने आप को किसान पुत्र जाट नेता, किसान पुत्र जाट नेता कह कह करके
किसान प्रूव करने में बड़ी मेहनत कर रहे थे। ऐसी मेहनत कैसे थी वो मैं आपको बताता हूं। रिसेंट डेज में कुछ पिछला एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप शिवराज सिंह चौहान, जो अपने कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज केंद्र में वो कृषि मंत्री के पद पर हैं, आप उन मंत्री महोदय को एक बैठक में कह रहे थे, जहां पर मंच पर वो विराजमान हैं, उस पर आप कह रहे थे कि आपसे अनुरोध कर रहा हूं मैं कि किसानों से आपने वादे ही वादे किए हैं, उनके वादे आफ्टर ऑल पूरे कब होंगे। ये कहते हुए इन्होंने किसानों से आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहते हुए मुंबई के अंदर केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान क्षेत्र में आपने उनके सामने ये बात रखी थी। तो ये वीडियो जो पुराना है वो इस समय पर बहुत वायरल हो रहा है कि इस्तीफे की कहीं वजह यह तो नहीं है कि किसानों के मसले पर धनखड़ साहब चुप नहीं हो रहे थे और उन्हें चुप कराने का प्रयास किया जा रहा था। तीसरी चीज एक और निकल कर आती है और वो है कि सदन के प्रथम दिन पर ही नड्डा साहब और धनखड़ साहब के बीच में एक थोड़ी सी गहमा गहमी देखी गई, जिसमें धनखड़ साहब से नड्डा साहब कहते हुए दिखाई दिए कि बात तो केवल मेरी ही जाएगी। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. ये वीडियो ऐसा था जिसमें कि संसद पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के साथ आरोप प्रत्यारोप में थे। समय दिया गया था खड़गे साहब को कुछ बोलने का कि आप बोलिए। खड़गे साहब को केवल जो नियम था उस पर बोलना था, लेकिन वो बोलते हुए अन्य मामलों में आगे बढ़ गए थे। ऐसे में नड्डा साहब खड़े हुए और उन्होंने जो बात स्पीकर यानी चेयरमैन को कहनी चाहिए थी वो बात खुद से कह दी कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, मैं जो कहूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगा। ये ऐसा था कि आप चेयर को बाईपास कर रहे हैं। भाई ये क्लासरूम जैसी होती है राज्यसभा। टीचर के रूप में आपने चेयरमैन बिठाया हुआ है, लेफ्ट में बैठा हुआ है विपक्ष, राइट में बैठा हुआ है सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में टीचर बैठ करके एक तरह से एंकर कर रहा है, एम्पायरिंग कर रहा है। एम्पायर के रूप में चेयरमैन साहब को बोलना था कि नड्डा साहब की बातें मैं रखूंगा, इनकी बातें मैं नहीं रखूंगा। लेकिन नड्डा साहब कह रहे हैं कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ओनली व्हाट आई से विल गो ऑन रिकॉर्ड, मतलब कि जो मैं कहूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगा। ये चेयर को बाईपास करने जैसा था। कहा जा रहा है कि नड्डा साहब और इनके बीच में उस समय पर इस बात को लेकर तलखी हुई, जिसके चलते शाम को वो मीटिंग में 4:30 बजे नहीं पहुंचे थे। अब कांग्रेस को यहां पर मजे लेने का मौका मिल गया। उन्होंने इस ट्वीट को उठा करके पूछना शुरू कर दिया कि भाई वो तो एकदम स्वस्थ थे, पद से इस्तीफा क्यों दे दिए, सरकार के सामने कोई बोलता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। तमाम बातें चलती रही। इन तमाम बातों के बीच में एक बात और चलने लगी और वो थी प्रधानमंत्री की। क्या थी? कल से लेकर आज तक, आज दोपहर 12:15 बजे प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है और प्रधानमंत्री जगदीप धनखड़ जी से कहते हैं कि आपने कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में देश की सेवा करने का आपको अवसर मिला है, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इसका अर्थ यह था कि प्रधानमंत्री जी उन्हें यह कह रहे हैं कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, आपके अचानक इस्तीफा देने से हम प्रभावित हैं या नहीं हैं, दुनिया सुनना चाहती थी। कल से लेकर अब तक प्रधानमंत्री का पूरे एक दिन बाद, या फिर पूरा एक दिन नहीं कहा जाए, पूरी रात और मध्य दोपहर तक अब जाकर ट्वीट जब आया और उसमें भी स्वास्थ्य की कामना देकर यह कहा गया कि आपको बहुत सारे अवसर मिले हैं। यह एक तरह से दर्शाता है कि प्रधानमंत्री भी धनखड़ साहब से खुश नहीं थे। हो सकता है कि उनके द्वारा जो अपने आप को अलग पावर सेंटर बनाने का प्रयास हो, इस वजह से हो। प्रधानमंत्री के द्वारा नाखुशी इस ट्वीट में साफ और उसकी देरी में साफ दिखाई पड़ रही है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। इससे भी बड़ी एक बात और निकल कर आती है और वो ये है कि आने वाले कल यानी कि 23 तारीख को धनखड़ साहब का ऑलरेडी जयपुर आना प्लान्ड था। राजस्थान की उनकी यात्रा प्लान थी। ये 21 तारीख को ही वाइस प्रेसिडेंट विजिट राजस्थान के नाम से एक सर्कुलर जारी होता है वाइस प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट स्टाफ से। 23 तारीख को जब वो जयपुर आना प्रस्तावित है तो अचानक 21 तारीख की रात को आप इस्तीफा कैसे दे सकते हैं? यह बात चुनावी हलकों में, राजनीतिक विश्लेषकों में एक अलग प्रकार की क्यूरोसिटी पैदा कर रही है कि साहब वाइस प्रेसिडेंट ऐसा तो नहीं कर सकते। एक दिन पहले तो कह रहे हैं कि मैं परसों वहां आ रहा हूं, अचानक कह रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब है, मैं पद छोड़ रहा हूं। ऐसे में फिर से तमाम सवाल खड़े होते हैं कि कुल मिलाकर के यह इस्तीफा उनने दिया या दिलवाया गया। ऐसा ही वरुण ग्रोवर का एक ट्वीट था जो कल जबरदस्त हिट हुआ था और वो ये था कि क्या जगदीप जी को पता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जबरदस्त सरकाजम के साथ में ये ट्वीट था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके नाम पर इस्तीफा लिखवाकर उनसे साइन करवाकर कह दिया होगा कि सर चल दिए।
ऐसा अक्सर आरोप लगता रहा है भारत सरकार में बैठे हुए पदासीन लोगों पर कि ये खुद से सब कुछ गवर्न करते हैं। खैर, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में खींचतान जो भी हो, लेकिन हां, ये सवाल जरूर सबके मन में बना रहेगा कि जगदीप धनखड़ जी ने पद से इस्तीफा क्यों दिया। वो व्यक्ति जो ये कहता हो कि मैं 2027 में इस्तीफा दूंगा, वो व्यक्ति जो कहता हो कि मैं डरता नहीं हूं, वो अचानक पद से इस्तीफा देकर कहीं और कोई बड़ा मैसेज तो नहीं देना चाह रहा है। और वो क्या है? असल मायने में जगदीप धनखड़ जी का जन्म 51 में हुआ था। सन 51 से आप 75 में, फिलहाल 25 में खड़े हैं। इनकी उम्र हो चुकी है 74 साल। अब 74 साल जिस व्यक्ति की उम्र हो चुकी हो, टेक्निकली मई में आप 74 साल के हो चुके हैं, जून जुलाई के कालखंड में हैं। थोड़े दिन पहले ही मोहन भागवत जी ने 75 साल की उम्र में नेताओं को शॉल ओढ़ने की सलाह दी थी कि भैया रिटायर हो जाओ। अब इसी कालखंड को ध्यान दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 74 साल के हो जाएंगे, अभी 74 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं, और 17 सितंबर 2025 के अंदर आप 75 साल के हो जाएंगे। ऐसे में उनका 75 साल होते ही क्या, वो भी उसी तर्ज पर जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन सब ने अपने पद से रिटायरमेंट ले लिया था या दिलवा दिया गया था, क्या आप भी अपने पद से रिटायरमेंट ले लेंगे? क्या ये आरएसएस के द्वारा कही गई कार्यप्रणाली को अपनाते हुए धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया? ये एक अलग गणित इस समय लगाया जा रहा है। जो भी हो, लेकिन हां, इस समय मार्केट में गजब का इनके इस्तीफे से उठा हुआ सवाल चल रहा है। खैर, इन सबके बीच में एक सवाल यह भी जड़ा बनता है कि अब उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे। हालांकि जगदीप धनखड़ जी विपक्ष को भी खासे पसंद नहीं थे, लेकिन उनके पद से जाते ही विपक्ष को अचानक पसंद आ गए हैं। विपक्ष के नाम पर, विपक्ष के निशानों पर ये कई बार रहे हैं, चाहे न्यायपालिका वाला मामला हो, चाहे टीएमसी के आलोचना वाला मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, ये सांसदों के निलंबन का मामला हो, इनके खिलाफ विपक्ष हमेशा हमलावर रहा है। लेकिन जाते जाते विपक्ष का प्रिय होना सत्ता पक्ष का काम आसान कर देता है कि देखो साहब, हमारे अकॉर्डिंग आदमी नहीं चल रहा था तो हमें हटाना पड़ गया। ये कुछ वैसी स्थिति पैदा होती है। अब राज्यसभा कैसे चलेगी? तो उनकी जगह पर जो उपसभापति हैं, अभी जो उपसभापति हैं वो हरिवंश जी हैं, जो जेडीयू के नेता हैं, उनके द्वारा यह चलाई जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, और उनके स्थान पर नया उपराष्ट्रपति बिठाया जा सकता है। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि यथाशीघ्र नया उपराष्ट्रपति बिठाया जाए। कोई भी टाइम टेबल नहीं है कि इतने समय में बिठाने की बात है। तो फिलहाल मानसून सत्र में तो लग नहीं रहा कि राज्यसभा, मानसून सत्र में तो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो पाएगा। हो सकता है कि अगले सत्र से पहले चुनाव करा लिया जाए। बाकी आपको सही वजह क्या लगती है इस प्यार के टूटने की, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो जरूर अपने साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हां, ऐसी जानकारी पे आपकी राय देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। और मानसून ऑफर चल रहा है, उसका लाभ लें। मानसून ऑफर में पूरी तरह से कंप्लीट जीएस आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स घर मंगा सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में। टेक केयर।